इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इसकी प्रकृति क्या है, नेचर। दूसरा, इसकी विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। तीसरा, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस। मुख्य रूप से हमें यह पढ़ना है। प्रकृति में यह बताया जाएगा कि उद्देशिका वास्तविक अर्थों में है क्या। तो यह कहा जाएगा कि उद्देशिका में संविधान का दर्शन, फिलॉसफी, संविधान की फिलॉसफी है। मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लो इसको, मैं लिखवा दूंगा इसको। संविधान का दर्शन होता है उद्देशिका में। अब दर्शन क्या है? दर्शन है कोई विचार, कोई भी दार्शनिक, हिमालय, अरस्तु, प्लेटो, मार्क्स, गांधी, कोई भी दार्शनिक होगा, उसका अपना एक विचार है। अगर विचार हमारा हो या किसी का भी हो तो विचार हमें दिखेगा नहीं ना। विचार दिखेगा कहीं? नहीं दिखेगा। विचार तो हमारे अंदर है। मैं क्या सोचता हूं या तो मेरे अंदर किसी को दिखेगा नहीं जब तक कि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करता, राइट। तो सामान्य रूप से विचार हमें दिखता नहीं। तो कहा जाएगा कि जो दर्शन है उद्देशिका का वो दिखाई नहीं देता, पढ़कर समझना पड़ेगा हमें। तो इसको कहा जाएगा, एक शब्द आता है अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त का मतलब हो गया जो मूर्त नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो उद्देशिका में संविधान का दर्शन है जो दिखता नहीं हमें, दिखता कुछ और है। उसको पढ़कर उसका अर्थ निकालकर हम समझेंगे कि उसका दर्शन क्या है। तो एक चीज तो यह होती है। दूसरा है कि इस दर्शन को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो जिन बातों में एक्सप्रेस करेंगे वह तो लिखा होना चाहिए, राइट। तो दर्शन को अभिव्यक्त करने वाली जितनी बातें हैं उनको कहा जाएगा उद्देश्य। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी ऐसा राज्य बनाना है। तो जब ऐसा राज्य बन जाएगा तब वो दर्शन हमें सामने आएगा कि इसका क्या अर्थ हुआ, किस तरह का राज्य होगा। भारत में लोकतंत्र भी हो, संप्रभुता भी है, गणराज्य भी है, भारत समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है। तो आखिर भारत किस तरह का राज्य है, क्या चाहता है भारत अपने नागरिकों के लिए, वो हमें पता चलेगा। तो ये हमारे उद्देश्य हैं और इनके अंदर छुपा है उसका दर्शन। तो हमें दर्शन को निकालना है बाहर पढ़कर। ये आ रहा है समझ में यार? आ रहा है समझ में? अब क्या है कि जब उद्देश्य हमें समझ में आ गया तो ये प्राप्त कैसे होगा ये भी लिखा होना चाहिए, है ना। तो इसकी प्राप्ति के मार्गदर्शन होने चाहिए। कैसे प्राप्त करेंगे वो बात फिर यहां आएगी, फिर यहां आ जाएगी कि अगर भारत को ऐसा बनाना है तो हमें करना क्या होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता देनी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देनी है। तो राज्य को ये काम करना पड़ेगा जिससे हम इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर ऐसा उद्देश्य प्राप्त हो गया तो संविधान का जो मूल दर्शन है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। आया समझ में? तो तीन स्टेज हो गए इसके। पहला स्टेज हो गया कि ये मार्गदर्शक सिद्धांत है उद्देशिका में। इनसे हम प्राप्त करेंगे क्या? उद्देश्य, और इससे प्राप्त करेंगे दर्शन। तीन बातें हो गई उद्देशिका में। तीन चीजें होनी चाहिए। एक दर्शन होगा, उसका उद्देश्य होगा और उसको प्राप्त करने का मार्गदर्शन होगा। तीन चीजें होती हैं उद्देशिका में किसी भी संविधान में, ठीक है। जिसमें यह दिखता नहीं, हमें दिखता है यह दोनों, और इनके बेस पर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे संविधान का दर्शन क्या है। ठीक है, आया समझ में? अब इसको, ये तो किसी भी संविधान में हो गया। अब भारत के संविधान की उद्देशिका में भी यही तीन होगा। वो क्या है ये हमें ढूंढना है, ठीक है। पहले एक तो वाक्य लिखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं। उद्देशिका की हेडिंग, उद्देशिका हेडिंग तो दिया हुआ है।
इसमें लिखना है पहला वाक्य कि प्रत्येक संविधान की एक उद्देशिका होती है। प्रत्येक संविधान की एक उद्देशिका होती है। इसमें संविधान या उस राष्ट्र का मूल दर्शन होता है जो अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब आ गया समझ में? जो दिखाई नहीं देता, जो अमूर्त होता है। इस दर्शन की अभिव्यक्ति करने वाले गुणों को उद्देशिका में राष्ट्र के उद्देश्यों के रूप में रखा जाता है। राष्ट्र के उद्देश्यों के रूप में रखा जाता है। कहां छूटा? उद्देश्यों, राष्ट्र के उद्देश्यों या लक्ष्यों के रूप में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उद्देशिका में मार्गदर्शक सिद्धांत भी रखे जाते हैं या शामिल होते हैं। मार्गदर्शक सिद्धांत भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये किसी भी संविधान की बात हो गई। हर संविधान में पहला ही वाक्य लिखा है कि प्रत्येक संविधान की एक उद्देशिका होती है। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रीएम्बल, ठीक, एंड एवरी प्रीएम्बल विल कंटेन दीज थ्री थिंग्स। ये तीन चीजें होनी है उसमें, हर संविधान में। अब भारत के संविधान की उद्देशिका, इसमें भी सबसे पहले होगा दर्शन। इसको कहते हैं कल्याणवाद। वेलफेयरिज्म। वो विचार हो, सब विचार। इज्म इज ऑलवेज थॉट, विचार है वह। थॉट और थ्योरी में एक अंतर है। विचार और विचारधारा दो शब्द है ना। एक हो गया विचार, एक है विचारधारा। विचार को कहते हैं थॉट और विचारधारा को कहते हैं आइडियोलॉजी अंग्रेजी में। जैसे मान लिया कहा कल्याणवाद, यह एक विचार है, या कहा जाएगा कि विचारधारा है। यह हमारी विचार कहीं और से आ रहा होगा। तो कोई भी जो दार्शनिक होगा वो अपना विचार रखेगा। जैसे मान लिया अरस्तु ने कहा कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। ये उसका विचार है। अब उसको राजनीति से जोड़ा समाज को उसने, तो समाज में जब उसके विचार प्रचलित होंगे तो उस प्रचलित विचार को विचारधारा कहते हैं। नाम ही ना धारा है बात। तो समाज में जब वो प्रचलन में आ जाए तो उसको विचारधारा कहा जाएगा। जैसे कहा उदारवाद, तो उदारवाद एक विचारधारा है, लेकिन उसका मूल विचार आया होगा जॉन लॉक से। जॉन लॉक का नाम पढ़ा होगा उदारवाद अगर पढ़ा है तो जॉन लॉक को कहते हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म।
उदारवाद का जनक। तो लॉक ने जो विचार रखा होगा उसी तरीके से और भी बहुत सारे विचार रखे उदारवादी। मान लिया कहा जॉन स्टुअर्ट मिल, ही इज ऑल्सो लिबरल, ठीक है, जेएस मिल। तो मिल के अपने विचार होंगे, लॉक के अपने विचार होंगे। अब उन विचारों को हमने समाज में प्रचलन में ला दिया तो वह हो गई विचारधारा। है ना। बहुत सारे थिंकर हैं जिनको अपने अपने तरीके से जिन्होंने देखा। जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है ना, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज, सामाजिक विज्ञान जिसको कहते हैं, सोशल साइंसेस, और एक है नेचुरल साइंसेस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, है ना, ये नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान। उनका काम क्या है कि प्रकृति के जो विज्ञान है वो प्रयोग पर आधारित होते हैं, प्रयोग करके सिद्ध करना पड़ेगा। अगर हमने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो उसको प्रयोग करके सिद्ध करना पड़ेगा। तो प्रयोग आधारित जो विज्ञान होगा वो प्राकृतिक विज्ञान है। जो सामाजिक विज्ञान होता है वो अनुभव आधारित होता है कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जो अनुभव किया उसके हिसाब से उसने समाज को जैसे देखा होगा, जो अनुभव हुआ उसने अपने विचार रखे। अब वो उसका ऑब्जर्वेशन इतना ताकतवर है कि उसने जो बात कही वो पूरे विश्व में लागू हो गया, तो वो बन गया दार्शनिक, है ना। तो जैसे अगर कहा जाए कि अरस्तु का जीवन काल तो बीसी में था, बिफोर क्राइस्ट, कई हजार साल पहले अरस्तु ने जो चीज अनुभव की होगी अपने जीवन काल में, उसके बेस पर अरस्तु ने जो बात कही वो आज हमारे लिए भी अगर रेलिवेंट है। इसलिए कहा जाता है कि जो दार्शनिकों का वर्तमान होता है, सॉरी, दार्शनिकों का जो भविष्य होता है वो हमारा वर्तमान है। उसने भविष्य देखा कि भविष्य में ऐसा होगा, जब जब ऐसी स्थिति आएगी तब तब ऐसी स्थिति बनेगी, ये उसने कह दिया आज से 10,000 साल पहले। आज हमने उसको फील किया। तो कहा जाता है कि थिंकर्स नेवर डाई। अगर वो थिंकर का विचार आज भी रेलिवेंट है, देन एरिस्टोटल इज अलाइव अराउंड अस, न्यूटन इज अलाइव, हिज बॉडी इज डेड, शरीर भले मृत हो गया हो, बट दी थॉट्स आर स्टिल रेलिवेंट। विचार वो आज भी जीवित है और विचारक हमारे आसपास जीवित है। तो जो विचारक जीवित नहीं रहा तो वो उसकी आइडियोलॉजी खत्म हो गई। तो ऐसा होता नहीं आमतौर पर। हर विचारक के पास कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो उसने अनुभव के आधार पर कही हैं, जो आज के समय में बहुत रेलिवेंट हमें दिखाई देती है ना। अब आज के समय में जो हम अनुभव कर रहे हैं वो समाज बिल्कुल दूसरा है। जो अरस्तु का समाज था वो था नहीं, लेकिन उस समाज से कुछ ऐसी चीजें ढूंढी हैं उसने या किसी भी विचारक ने, और उसको एनालाइज करके अपनी दूरदर्शिता से उसने यह बताया। कि आगे ऐसा होगा। अब ये डिपेंड ये करेगा कि उसकी दृष्टि कितनी दूर तक जाती है। 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, उसके विचार उस तरीके से रेलिवेंट बने रहेंगे हम, है ना। इसलिए आमतौर पर विचारकों को उनके जीवन काल में उनको बहुत मान्यता बहुत सारे विचारकों को नहीं मिलती, इसलिए कि लोग उनको पागल समझते हैं। उस सब जैसे अरस्तु को अपने जीवन में कभी भी मान्यता नहीं मिल पाई। ही वॉज डिक्लेयर्ड एज इनसेन पर्सन। ये मान लिया गया कि पागल है वह। क्यों? क्योंकि जो उसको दिख रहा है 10,000 साल आगे, वो उसके कंटेम्पररी जो लोग हैं उनको नहीं दिखेगा ना। मान लो अगर मैं अभी कहूं कि 3031 में ऐसा होगा, तो हमने कहा जी पागल है, 2022 में कहां 3031 की बात कर रहे हैं। अगर लेकिन 3031 में कोई आदमी अगर ये कहेगा कि यह बात उसने कही थी 2022 में, देन आई विल बी अलाइव आफ्टर 100 years, आई मे बी डेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यही स्थिति होती है विचारकों की। दे आर फोरसाइटेड। इसलिए कहा जाता है कि विचारक हमेशा ऊपर बढ़ता है, ऐसे वर्टिकल ग्रोथ है। और उसको हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस विचार को समाज में प्रवेश कराते हैं, समाज में कहां उसका उपयोग होगा, तो वो भी विचारक है। दे आर ऑल्सो हॉरिजॉन्टल, जिसको कहते हैं, क्षैतिज रूप से उसको हमने समाज में ला दिया। तो दोनों बातें हैं, विचार भी है और विचारधारा भी है।
तो सब्जेक्ट में दोनों चीजें पढ़ी जाती हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ेंगे या कोई भी सब्जेक्ट तो पढ़ा जाएगा, एक टॉपिक होता है पॉलिटिकल थॉट, कि प्लेटो ने शिक्षा के बारे में क्या कहा। तो प्लेटो ने कहा, अगर मान लो कि प्लेटो ने कहा कि राजा को ज्ञानी होना चाहिए, यह बात कह दी उसने, अब उसके विचार है, वो पॉलिटिकल थॉट है। उस विचार को समाज में जब हम लाएंगे तो वह विचारधारा बन जाएगी। ठीक है, तो हम जितनी बातें पढ़ रहे हैं वो विचारधाराएं हैं, वो हम थिंकर को नहीं पढ़ रहे। यहां हम पढ़ रहे हैं कि जिस जहां से भी विचार आया हो, संविधान किसी एक थिंकर पर काम नहीं करेगा, सारे थिंकर्स के विचार लेकर निचोड़ करके हमने एक विचारधारा बनाई है जो संविधान में रखी गई है। तो हम जितने भी वाद पढ़ेंगे यहां वो सब विचारधाराएं हैं। ठीक है, तो अगर हमने यह कहा कि भारत के संविधान का दर्शन कल्याणवाद है, इसका मतलब कि हमारे विचारों में हमेशा यह होना चाहिए कि मेरे कार्य से किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं हो और मेरे कार्य से हर व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। कल्याण का क्या मतलब, उसका अर्थ समझना पड़ेगा हमें कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय वेलफेयर। किसी व्यक्ति का कल्याण करना है, वो सरकार करे या समाज का की संस्था करे, परिवार करे, जो करे, उस कल्याण का क्या अर्थ होगा यह हमें समझ में आना चाहिए। राइट, तो दर्शन हो गया कल्याणवाद, और जहां वाद आएगा वो अमूर्त होगा, वो दिखेगा नहीं। ठीक, अब इस दर्शन के बाद इसके उद्देश्य क्या है, अभी मैं शब्द लिख रहा हूं, आगे एक्सप्लेन करता हूं क्या है यह। दो शब्द हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यह हमारा उद्देश्य है। आगे बताता हूं क्या है यह। और मार्गदर्शक सिद्धांत जो हो गए वो हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इतनी बातें हमारे संविधान की उद्देशिका में है, जो बता रही है कि उद्देशिका की प्रकृति क्या है। अगर हमसे यह पूछा जाए कि भारत के संविधान की, जैसे क्वेश्चन मेंस में, बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया है बहुत पहले, कि भारत के संविधान की उद्देशिका की प्रकृति और उसके महत्व की विवेचना कीजिए, तो प्रकृति में क्या लिखा जाएगा, तो ये बातें लिखी जाएंगी। प्रकृति, उद्देशिका की प्रकृति उसके दर्शन, उसके उद्देश्य और उसके मार्गदर्शक सिद्धांतों से स्पष्ट होती है, और वहां से उसकी प्रकृति लिखी जाएगी। अब इसका महत्व आगे बताया जाएगा कि महत्व क्या है उसका। ठीक।